resonance. Okay, as an interesting characteristic of the series RLC circuit is the phenomena of resonance. अब resonance क्या होता है कि हमने अभी देखो पीछे की जो थ्योरी थी उसमें दो चीजें पढ़ी कि अगर XL ग्रेटर देन XC हुआ तो बिहेवियर जो होता है वो इंडक्टिव होता है सर्किट का, अगर XC ग्रेटर देन XL हुआ तो सर्किट का बिहेवियर कैपेसिटिव होता है. बट व्हाट व्हेन द XL इज इक्वल टू XC, अगर XL और XC दोनों सेम हो जाए तब सर्किट का बिहेवियर क्या होगा? तो तब सर्किट का बिहेवियर जो होता है, हेलो, यस, रेजिस्टिव होगा ना तब. रेजिस्टिव. ओके, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट टाइप की बिहेवियर होती है जिससे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर पार्ट कर देंगे. क्योंकि ये जो इक्वेशन होता है करंट का उसमें XC माइनस XL होता है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाती है. तो आपके सर्किट में जो बिहेवियर होगा वो ओनली रेजिस्टेंस का बिहेवियर होगा, जो भी होगा उसमें डिसिपेशन वगैरह जो भी होगा वो द रजिस्टर इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर इट, बिकॉज इन दोनों की इफेक्ट जीरो हो जाती है. तो तब जो बिहेवियर होता है, तब जो सर्किट होती है उसको रेजोनेंस सर्किट कहा जाता है. ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग सो मेनी वेव स्ट्रीम्स. रेडियो वेव जनरेट करने के लिए रेजोनेंस का फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है. एक्चुअली हर चीज, हर ऑब्जेक्ट एक रेजोनेटिंग बिहेवियर दिखाता है, क्योंकि एवरीथिंग हैज एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी सब्सटेंस और एवरी फिनोमेना इन द यूनिवर्स हैज सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. हर एक की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है. लाइक आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर गली में कहीं पे डीजे बज रहा हो तो आपके घर के कुछ चीजें होती है उनमें वाइब्रेशंस क्रिएट होने लग जाते हैं. देखा है ना ऐसा? वाइब्रेट होने लग जाती है बहुत सारी चीजें, इवन हमारी बॉडी भी वाइब्रेट होने लग जाती है. होता है ना ऐसा? एक्सपीरियंस किया ना ये? अगर गली पे बहुत डीजे बज रहा हो बहुत जोर से तो आपके घर की जो ये कुंडियां वगैरह होती है, लॉक पे, वो सब वाइब्रेट होने लग जाती है. लोहे की या स्टील की चीजें होती है वो आवाज करने लग जाती है. तो ऐसा होने का कारण क्या होता है कि जब डीजे बजता है ना उसमें से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकलती है. तो उसमें से कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी कि जो हमारे घर में जो चीजें है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती है. कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी. तो जो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, अब दो फ्रीक्वेंसीज अगर मैच कर गई तो वो क्या बन जाता है, एक कम्युनिकेशन मीडियम बन जाता है. तो उस फ्रीक्वेंसी मैचिंग से क्या होगा, दोनों मैच होने के कारण जो डीजे का पावर है थ्रू दैट फ्रीक्वेंसी उस इक्विपमेंट पे चला जाता है. इसकी वजह से वो इक्विपमेंट जो डीजे की जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच हुआ उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना चालू हो जाता है. वो हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या यूटेंसिल्स होते हैं वो सारे. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस. वो एक रेजोनेंस कंडीशन कही जाती है. ओके, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. Okay, the phenomena of resonance is common among the systems that have tendency to oscillate at a particular frequency. मतलब क्या होता है कि हर एक जो ऑब्जेक्ट या हर एक कोई चीज होती है, हर एक को क्या होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करती है हर चीज. और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी. एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी सब्सटेंस एंड एनीथिंग, एवरीवन हैज सम फ्रीक्वेंसी. हमें भी होती है, हमारे हर एक सेल को भी होती है, हर एक चीज को होती है. फ्रीक्वेंसी तो होती है. किसी वायरस होगा उसको भी फ्रीक्वेंसी होगी, कोई बैक्टीरिया, किसी भी चीज को ले लो आप, एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ. हम बोल सकते फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों एक हम बोल सकते हैं प्रपोजल टर्म, मतलब ऑपोजिट टर्म्स है एक दूसरे के, बट दोनों को अगर फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी होगी ही होगी. इसलिए if such system is driven by an energy source at a frequency that is near to the natural frequency, the amplitude of oscillation found to be large. ओके, अगर कोई फ्रीक्वेंसी, कोई ऑब्जेक्ट है कि जिस कोई एक एनर्जी सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के पास हो किसी ऑब्जेक्ट के, तो उससे क्या होता है, उससे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ऑसिलेशंस का. तो आप जानते हो वही होता है कि जो चीजें होती है वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाती है. अगर वो मैक्सिमम रीचिंग हो जाता है, पर्टिकुलर मैच हो जाता है, वो एनर्जी ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन होता है. मतलब डीजे से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो सिग्नल्स में पावर्स होता है, वो पावर उस ऑब्जेक्ट्स में से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाते हैं. दैट मीन्स उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है. अब फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना इज चाइल्ड ऑन अ स्विंग. जो चाइल्ड होता है, छोटा सा चाइल्ड जो स्विंग पे बैठा होता है,
तो उसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसकी उससे मैच कर जाता है तो वो बहुत जोर से ऊपर नीचे होता है। The swing has a natural frequency of swinging back and forth like pendulum. If the child pulls on the rope at an regular intervals and the frequency of pulls is among the same as the frequency of swinging, the amplitude of swinging will be large. ये 11th में चैप्टर 12 14 में था ये चीज आपको पेंडुलम वगैरह वाला चैप्टर था ना ऑसिलेशन वाला उसमें था ये चीज कि उसमें भी ये पोर्शन ऑलरेडी आ चुका है रेजोनेंस वगैरह वाला ओके बट आई डोंट नो आपका हुआ था या नहीं हुआ था बट वो ये पोर्शन हो गया था उसमें so for RLC circuit driven with the voltage of amplitude Vm and frequency omega we found that the current amplitude is given by the current can be given as Im is equal to maximum current is equal to maximum voltage divided by impedance ओके ये Z क्या होता है इम्पीडेंस अब रेजिस्टेंस नहीं आएगा अगर RLC तीनों की कंबाइन इफेक्ट है तो आपका इम्पीडेंस आएगा ओके तो Vm अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर इन ब्रैकेट XC माइनस XL का होल स्क्वायर कुछ बुक्स में यहाँ पे XL माइनस XC लिखा जाएगा ओके डोंट कंफ्यूज विद दैट अगर आप XL माइनस XC लिख दो या XC माइनस XL लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है आप उसको उल्टा भी लिखोगे तो भी चलेगा तो XC is equal to 1 upon omega C and XL is equal to 1 over XL is equal to omega into L होता है if omega is varied तो चलो अगर हम ओमेगा को चेंज करते रहे तो उससे ये एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी ओके देन द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मतलब कि हमने ओमेगा की वैल्यू चेंज कर रहे तो हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 ऐसी मिलेगी जहां पे एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा ओके ये ओमेगा की बहुत सारी वैल्यूज है हमारे पास सपोज तो उसमें से हर एक वैल्यू को रख के हम एक्सी एक्सएल की वैल्यू मतलब एक फिक्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटर ले लिया हमने फिक्स वैल्यू ऑफ इंडक्टर ले लिया उसके बाद उसको हम जो सिग्नल दे रहे हैं सोर्स दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज कर रहे हैं हम लोग जो सोर्स सिग्नल है हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं और हर बार एक्सएल और एक्सी की वैल्यू चेक कर रहे हैं और सर्किट का बिहेवियर चेक कर रहे हैं ओके तो एक टाइम पे ऐसी एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको जो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होगी जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सी हो जाएगा मतलब आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा ओके तब आपके सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा मिनिमम क्यों होगा क्योंकि ये टर्म निकल जाएगी मतलब आपका इम्पीडेंस का जो आंसर है वो कम हो जाएगा इट विल बी मिनिमम इससे कम नहीं हो सकता इम्पीडेंस आपका इससे कम इम्पीडेंस नहीं होगा क्योंकि सर्किट में कुछ ना कुछ फाइनली रेजिस्टेंस तो रहने ही वाला है क्योंकि उसको रेजोनेंस वगैरह से कोई लेना देना नहीं या उसको रेजिस्टेंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती इट इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट टर्म रेजिस्टेंस ओनली आर होता है उससे फ्रीक्वेंसी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसीलिए इम्पीडेंस में ये एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो तब ये टर्म निकल जाएगा आपका इट विल बी 0 so you will have only value of r and this will be your resistance इससे कम रेजिस्टेंस की वैल्यू हो ही नहीं सकती आई मीन इम्पीडेंस की वैल्यू है सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस अब हमें पता है कि करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन ऑपोजिट होता है तो जहां पे करंट मिनिमम हो जाता है वहां पे सॉरी जहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा इम्पीडेंस वहां पे आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा मैक्स ऑफ मैक्सिमम बहुत ज्यादा मैक्सिमम ओके सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस टाइम पे जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल है तो एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा 0 सी और ये होगा ओमेगा 0 इनटू एल तो ओमेगा 0 को यहाँ पे लेके आते हैं एल को यहाँ पे लेके जाते हैं तो ओमेगा 0 सी का स्क्वायर सॉरी यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ओमेगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी ओके तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी ओके तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और हमको अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो सिंपली f0 लिखेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी कीप दिस इन योर माइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या उसको भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे वो लोग अंडरस्टूड यहाँ तक किसी को डाउट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है कैसे डिराइव की जाती है ओके तो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ देखो यहाँ पे ग्राफ है ये ओमेगा वाली एक्सिस है आपकी जहां पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं मेगा रेडियन पर सेकेंड ओके और ये करंट का एम्पलीट्यूड है अब हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं
ओके, वैसे वैसे आपका करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर डिक्रीज हो, ये पैरामीटर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है आपका, इसीलिए आपका इम्पीडेंस कम होते जाएगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होते जाएगा। बट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा जीरो, एग्जैक्टली ओमेगा जीरो फ्रीक्वेंसी पे आपका जो रेजिस्टेंस है, आई मीन आपका जो ये टर्म है ये निकल जाएगा, तो आपका करंट क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, तो मैक्स वैल्यू। उसके बाद आप वापस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब वो नहीं कि वो उसके ऊपर जाएगा, वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है ये रेजोनेंट पॉइंट होता है, तो रेजोनेंट पॉइंट पे ही आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। बाकी सारे फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट से कम फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, दोनों केसेस में आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा नहीं। ओके, गॉट दिस। और इसमें और एक चीज है कि जब आप आपकी सर्किट मतलब कि रेजोनेंट के इस साइड है या रेजोनेंट के उस साइड है, तभी भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एंड व्हिच इज Vm upon R. Figure 7.16 shows the variation of Im with respect to omega in series RLC circuit with the L equals to 1 millihenry, C is equal to 1 nanofarad with the two values of R 100 ohm है, R 200 ohm है। तो एक वैल्यू है आपकी 100 ओम। अब ऑब्वियसली अगर 100 ओम आ रहे हैं, ओके, तो वहां पे करंट ज्यादा होगा, और 200 ओम आ रहे तो वहां पे करंट कम होगा, इसलिए ये दो ग्राफ से ये अलग अलग मिल रही है। ये 100 ओम के लिए, ये जो फर्स्ट वाला है ब्लू लाइन वाला, ये 100 ओम के लिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट और ज्यादा होगा, तो इसीलिए वहां पे करंट क्या है, 1 एम्पियर के अराउंड करंट है। बट जब आप R 200 ले रहे हो तो करंट 50% कम हो जाएगा पहले से, तो इट विल बी 0.5 ओम, 0.5 एम्पियर। ओके, तो बट दोनों गैप ग्राफ एग्जैक्टली पैरेलल होंगे, और दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम ही होगी। ओके, बिकॉज दोनों सर्किट्स का करंट एक ही फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होंगे, फिर आप रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू ले लो। ओके, रेजिस्टेंस की चाहे जो वैल्यू, इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू की वजह से आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल चेंज, but it will be a maximum at least same frequency, always at the same frequency, क्योंकि आप L और C दोनों चेंज नहीं कर रहे हो। okay, and you are dealing with the same frequency। okay, we can see that the current amplitude is maximum at the resonant frequency, since Im is equal to Vm upon R at the resonance. The current amplitude for the case 1 is twice that of the current amplitude for case 2। okay, case 1 का जो current amplitude है वो case 2 के current amplitude से तो डबल है। Resonant circuits have a variety of application. For example, in a tuning mechanism of a radio or TV set. अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का काम क्या होता है, बहुत सारी चीजें की जगह पे हम ट्यूनिंग करते हैं, पता है। आप देखा होगा कि आप एफएम या टीवी यूज करते हैं ना, तो वहां पे जब वो सर्चिंग करता है ना, तो बहुत सारे चैनल सर्च करता है वो। तो आपने देखा होगा कि जो सपोज कोई एफएम है लाइक रेडियो मिर्ची, वो 98.3 मेगाहर्ट्ज लिखा होता है, तो 98.3 मेगाहर्ट्ज क्या है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट है विच इज allowed them by government to transmit them to broadcast themselves into that particular slot। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनको अपना जो भी डेटा है वो ट्रांसमिट करना है या उनको रेडियो चलाना है, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे चला सकते हैं 98.3। तो वो लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर वो सारों की एक ऐसी इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी जो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी है वो उनकी 98.3 मेगाहर्ट्ज ही रहे, क्योंकि वो स्लॉट उनको अलाउ किया है, उसी स्लॉट में वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, और किसी स्लॉट में वो अपना ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। ओके, उनके जो डिवाइसेस है और आप जब हम आपके खुद के मतलब वो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी होगी उनकी, और जब आप अपने खुद के डिवाइस में लाइक आपके फोन में एफएम यूज कर रहे हो या फिर कोई एफएम वाला डिवाइस है आपके पास उसमें यूज कर रहे हो, तो आपकी अब ट्यूनिंग करते हो आप। तो ट्यूनिंग करके क्या करते हो, जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपके एफएम के एंटेना को मिल रही है, तो आप उसमें से सारे फ्रीक्वेंसीज थोड़ी ना आपको चाहिए, तो आपको एक पर्टिकुलर चैनल सुनना है, तो आप क्या करते हो, ट्यून करते हो। वहां पे कोई बटन होगा या फिर आपके मोबाइल में चैनल सर्चिंग का ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है, तो उसमें आप सर्च करते हो, और जैसे आपका 98.3 होता है, दैट मीन्स योर डिवाइस हैव अ वर्चुअल बट वेरिएबल कैपेसिटर इंडक्टर इनसाइड योर फोन एंड सर्किट्स। ओके, आपके फोन में या वो जो डिवाइस होता है उसमें वेरिएबल इंडक्टर और कैपेसिटर्स होते हैं, जो वेरी करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। ओके, वो पूरा कैलकुलेशन होता है, और वो फ्रीक्वेंसी पे जब आपका डिवाइस एक्सेप्ट करना स्टार्ट होगा, तो आपका डिवाइस एक एक्सेप्टेंस बन जाता है जो उसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है। तब आपके डिवाइस में लाइक आपके मोबाइल फोन हो या फिर आपका एफएम हो, तो उसमें वही पर्टिकुलर चैनल आपको सुनाई देता है। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस रेजोनेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांसमिट की जाती है, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसमें इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसीज है।
तो हर एक फ्रीक्वेंसी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। हम चैनल ट्यूनिंग करते हैं तो उसमें भी वही काम करते हैं कि हमको स्टार प्लस देखना है या स्टार भारत देखना है या फिर डिज्नी, मतलब जो भी चीज़ हमको देखनी हो, लाइक ज़ी सिनेमा देखना है या ज़ी मूवीज़ देखना है, आई मीन जो भी देखना हो, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और उसी फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे सिमिलर थिंग उसमें भी होती है, टेलीकम्युनिकेशन में भी होती है कि लाइक हर एक जो सिम कार्ड होता है, ओके, उसमें 3G, 4G, 2G इन सब की रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो उसी में आप 2G या 3G या 4G को चला सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम पता है, स्पेक्ट्रम बेचे जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बेचे जाते हैं, मतलब क्या करते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी बेची जाती है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बेचे जाते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए टेंडर्स वगैरह निकलते हैं और उसमें आपको मतलब क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी परचेस करनी होती है। फ्रीक्वेंसी परचेस करना मतलब आप इस कंट्री का एक स्पेस, आप अगर इंडिया में रह रहे हो, आपको इंडिया में ब्रॉडकास्ट करना है, अपना बिजनेस चलाना है, लाइक एयरटेल या आइडिया, वोडाफोन या जो भी हो, तो उनको क्या करना होता है, एक फ्रीक्वेंसी परचेस करनी होती है। उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला पता है ना? वो एक घोटाला था बहुत बड़ा। तो वो मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेचना। वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी से पैसे लेती है और वो उसको उनको अलाउ करती है। बेचना मतलब कोई फ्रीक्वेंसी उन्होंने अपने पास रखी होती है और वो दे देती है, ऐसा नहीं होता। वो मतलब क्या होता है कि एक परमिशन लेते हैं गवर्नमेंट से कि इतने-इतने मतलब कुछ टेंडर है, कुछ होता है कि इतने साल के लिए हम इस पर्टिकुलर बैंड में आपके आपका जो कंट्री है, इस कंट्री में हम इतने इस बैंड में हम अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगे। हम अपना सिग्नलिंग करेंगे। उसके लिए हमें परमिशन दो। हमारे जो टावर्स वगैरह होंगे सारे इसी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेंगे। तो वो होता है स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम होता है, उसको बेचना कहा जाता है। तो उनको रेंज देती है गवर्नमेंट कि आप, ट्राई होती है, ट्राई एक संस्था है इंडिया की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ आता है, ट्राई कहा जाता है। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखती है इस सब चीज़ों की, कि कौन किस फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करेगा, कौन किस पे नहीं करेगा। जो आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, देखो फ्रीक्वेंसी रेंज मेगाहर्ट्ज़ में स्टार्ट होती है सारी, यहाँ पे। सारी फ्रीक्वेंसी जो पहले 100 से पहले जो 0 से लेके 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसीज़ है, 100 या 110, 120, ये सारी फ्रीक्वेंसी रेडियोज़ के लिए यूज़ होती है, एफएम वगैरह के लिए। उसमें सिर्फ एफएम वगैरह का ही ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें कोई टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, कोई मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। उसके बाद 150 या 40 से लेके 600 टू 700, 800 मेगाहर्ट्ज़ तक आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी वो टीवी चैनल्स को दी जाती है। जो आपके टैनल चैनल का ब्रॉडकास्ट होता है टीवी चैनल से, ये सारे चैनल्स उन सब में आ जाते हैं, ये सारी रेंज में। उसके बाद वाले जो हायर फ्रीक्वेंसी थी उसमें मोबाइल कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट किया जाता है। उसमें मोर देन 800 या 900 के ऊपर। इन सारे में फिर 900 से 2100 तक, 2100 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 4G का जो बैंड है, वो आपका 2100 मेगाहर्ट्ज़ से 23 मेगाहर्ट्ज़ तक है। वहाँ तक का ये 4G का बैंड है कि वहाँ तक आपका डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है 4G में। वो उस फ्रीक्वेंसी तक का यूज़ करते हैं। और अभी जो रिसेंट 5G आने वाला है, ओके, मतलब बहुत जल्दी लॉन्च ही हो जाएगा वो और चल ही रहा है, उसपे बहुत वर्क चल रहा है। तो इट विल बी लॉन्च एट एनी टाइम, मतलब कभी भी कोई भी कंपनी लॉन्च कर सकती है उसको। बट उसका जो बैंड है वो एक्चुअली मेगाहर्ट्ज़ में नहीं है, सीधा-सीधा गीगाहर्ट्ज़ में। तो उसके लिए जो टावर्स होंगे ना वो बहुत पास-पास होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होंगे। ओके, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना तो आपको टावर्स जो होते हैं वो पास में रखने पड़ते हैं। इसलिए बहुत बड़े-बड़े टावर्स नहीं रखेंगे। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टावर्स बहुत जगह पे देखने मिलेंगे आपको। क्योंकि 5G बहुत ज़्यादा दूर तक डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाता। लेकिन उसकी वेवलेंथ कम होने के कारण बहुत जल्दी-जल्दी आपको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ऐसे एंटेनास रखने पड़ेंगे जिससे वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। ये बहुत अलग चीज़ें हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेजोनेट इतने डीप तक यूज़ होता है। रेजोनेट इज़ एवरीथिंग फॉर द कम्युनिकेशन। Okay, the antennas of the radio accept the signal from the many broadcasting stations. The signal picked up in an antenna acts as a source in the tuning circuit of the radio so that the circuit can be driven at many frequencies. But to hear one particular radio station, we tune the radio. In tuning, we vary the capacitance of the capacitor in a tuning circuit such that the resonant frequency of the circuit becomes the nearly equal to the frequency of the radio signal received. जो मैंने बोला आपको कि आपका जो मतलब आप ट्यूनिंग करते हो, मतलब आप वो चैनल वाला गोल बटन घुमाते हो ना, तो उसमें आप कैपेसिटेंस चेंज करते हो उसका, जिसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी आपके डिवाइस में सेट हो जाए, तो वो चैनल आपके डिवाइस में आ जाए। ओके, इसीलिए when this happens, the amplitude of the current will with the frequency of the signal particular radio station in a circuit is maximum.
और वो सर्किट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, उसकी वजह से पावर मैक्सिमम हो जाता है। पावर मैक्सिमम होने के कारण बेटर मैचिंग होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इम्पीडेंस मैचिंग, ये वो बहुत चीजें, बट ये आपको इंजीनियरिंग में आएगा आगे जाके कि क्या होता है ये सब चीजें। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट सब्जेक्ट आएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कोई ब्रांच में जाओगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। तो ये सारी चीजें उसमें होती है और आप लोग फिर वो ट्यूनिंग वगैरह होके फिर वो चैनल ट्रांसमिट होता है, वो सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है, तब आपको ब्रॉडकास्टिंग कंप्लीटली होता है उसका। It is important to note that the resonance phenomena is exhibited by a circuit only if L and C are present in the circuit. Only then do voltages across L and C cancel each other, both being out of phase. मतलब क्या होता है कि L and C दोनों होने चाहिए तभी रेजोनेंट होगा और R भी होना चाहिए सर्किट में। R L C तीनों होंगे प्रेजेंट, देन ओनली सर्किट कैन रेजोनेंट। ओके, और पर्टिकुलरली L और C तो होना ही चाहिए। R नहीं हो तो वो बात अलग है, बट L and C तो होना ही चाहिए आपके सर्किट में, अदरवाइज आपकी सर्किट रेजोनेंट ही नहीं होगी। ओके, और इनमें जो इन दोनों के जो वोल्टेजेस होते हैं एल एंड सी के, वो इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट होते हैं, मतलब आउट ऑफ फेज होते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसल आउट हो जाती है। एंड द करंट थ्रू करंट एम्पलीट्यूड इज bm by r and the total source voltage appearing across is r। मतलब आपके सर्किट में जितना भी आप वोल्टेज दे रहे हो, इसमें से एल और सी तो निकल गया क्योंकि दोनों की इफेक्ट सेम होगी। तो आपका सोर्स का जितना भी वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा किससे मिलेगा? रेजिस्टेंस को मिलेगा। ओके, दिस मीन्स दैट वी कैन नॉट हैव अ रेजोनेंस इन अ आरएल और आरसी सर्किट। मतलब कि हम सिर्फ आरएल या आरसी सर्किट लेके हम लोग रेजोनेंस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि रेजोनेंस क्रिएट करने के लिए हमें हमारे पास एल सी दोनों चीजें होनी चाहिए। क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है? एफ जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अगर ये फॉर्मूला है तो इसमें एल और सी दोनों होने ही चाहिए। अगर इसमें से एक चीज भी जीरो होती तो ये फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी बन जाएगी, और ऐसा कोई डिवाइस बना नहीं कि जो इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करे। ओके, सो यू नीड ऑल द थ्री टर्म्स, आर एल सी तीनों होने चाहिए, उसमें से एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। डोंट थिंक कि सी और एल की वैल्यू सेम ले लेंगे तो ये हो जाएगा। सी और एल की वैल्यू सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके जो रिएक्टेंस होते हैं वो सेम होने चाहिए, तभी रेजोनेंस क्रिएट होगा सर्किट। ओके, understood what is resonance, how it works, and what is resonant frequency? Any doubts up to here? Okay, then sharpness of a resonance. अब sharpness क्या है? तो ये चीज, ये जो आप कर्व देख रहे हो, तो ये कर्व कितना शार्प है? Just a minute, आ जाता है। The sharpness of the resonance. The amplitude of current in a LCR circuit is given by Im is equal to Vm upon under root R square in bracket omega L minus 1 upon omega C. अब देखो यहाँ पे XL minus XC की है, ओके? XL को आगे लिखा है और XC को पीछे लिखा है, ओके? डोंट कंफ्यूज विद दिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके? एंड मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा? जब ओमेगा जीरो इज इक्वल टू ओमेगा जीरो होगा, मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तब आपका ओमेगा जीरो बराबर 1 पर अंडर रूट एल सी हो जाएगा। देन योर करंट बिकम्स आई एम मैक्सिमम। आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, बट उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू, इससे मैक्सिमम कभी करंट की वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि उस टाइप पे इम्पीडेंस आपका मिनिमम हो जाएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब आपकी सर्किट रेजोनेंट होती है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट होगी, तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बन जाएगा और आपका इम्पीडेंस क्या बन जाएगा? मिनिमम। कीप दिस इन योर माइंड, एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? मिनिमम बन जाएगा। इसका इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम फॉर द वैल्यूज ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा जीरो। अब ओमेगा जीरो ये मैक्सिमम, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आपका करंट मैक्सिमम होता है, उसके बाद वाली जो वैल्यूज होती है ओमेगा जीरो के पहले की या ओमेगा जीरो के बाद की, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। यू कैन सी फ्रॉम फिगर। बाकी सारे ओमेगास के लिए, लाइक ये ओमेगा जीरो यहाँ पे मैक्सिमम है आपकी वैल्यू, ओके? यहाँ पे आप देखोगे तो आपका करंट मैक्सिमम है। अदर देन दिस, मतलब इससे कम वाली फ्रीक्वेंसीज लो या इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, दोनों के लिए आपका करंट कम है, इट विल बी डिक्रीजिंग। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज करते जाओगे इट विल बी मोर एंड मोर डिक्रीज। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाओगे तो वो इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर बाद में क्या होगा? वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल गोज टू एट सम वैल्यू, ओके? So this way you can understand all these things.
तो उसी चीज को रेजोनेंस कहा जाता है, यहाँ पे शार्पनेस कहा जाता है कि कर्व कितना शार्प है। तो शार्पनेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है कर्व के लिए। फॉर द वैल्यूज ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा 0 द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू। सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर व्हिच द करंट एम्पलीट्यूड इज 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कि हम कोई ओमेगा की ऐसी वैल्यू चूज करते हैं कि जहां पे जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो उसके 1/√2 वैल्यू जितना हो, मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 वैल्यू जितना। जैसे कि मीन्स ऐसा है एक ग्राफ आपका, ये आपका शार्पनेस कर्व है। ओके, यहाँ पे आपकी कर्व ये आपकी ये जो टर्म है ये है आई एम मैक्सिमम। ये क्या है? आई एम मैक्सिमम। ओके ओके, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी? ये ओमेगा 0 होगी फ्रीक्वेंसी। अब हम सपोज इस आई एम मैक्सिमम की 1/√2 वैल्यू ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगी वो वैल्यू आई एम मैक्सिमम। ओके, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? √2 करेंगे। ये एक वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये एक वैल्यू सिलेक्ट करते हैं कि जहां पे हम दो फ्रीक्वेंसी एट दिस वैल्यू पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट बिकम्स हाफ। इस वैल्यू पे जो पावर आप डिसिपेट करोगे ना सर्किट का, वो एग्जैक्टली हाफ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे, इस वैल्यू पे अगर आप चेक करोगे तो सपोज यहाँ पे जो पावर है, आपकी सर्किट ओनली रेजिस्टिव है, तो इस पॉइंट पे पावर कितना होगा? सपोज उसको मैं P1 लिखता हूँ, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? आई एम मैक्सिमम का आई एम मैक्स है, ओके, उसका स्क्वायर इनटू आर होगा। ये इस पॉइंट का पावर होगा। ओके, बट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे पावर कितना होगा? तो उसको P2 लिख देते हैं हम लोग। पावर P2 इज इक्वल टू आई एम मैक्सिमम बाय √2 है वैल्यू। कितनी वैल्यू? आई एम मैक्सिमम बाय √2, तो इसका स्क्वायर आएगा आई एम मैक्स, ओके, बाय √2। ओके, उसका स्क्वायर इनटू आर आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट पे करंट जो है आपका वो आई एम मैक्सिमम बाय √2 है, तो पावर कितना बन जाएगा? तो इसका स्क्वायर करो तो आई एम मैक्स का, थोड़ा समझ लेना, ये लिखा नहीं पा रहा हूँ मैं सही से, स्क्वायर इनटू आर बाय 2 ऐसा आएगा। तो देखो पावर कितना बन गया? आई एम मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर कितना था? पावर P1 था, तो ये P2 पावर कितना बन गया? तो पावर P2 इज इक्वल टू P1 बाय 2, तो हाफ बन गया मैक्सिमम पावर के। ये मैक्सिमम पावर था आपका, इससे ज्यादा पावर नहीं होगा आपके सर्किट में, ये मैक्सिमम पावर है। तो इस पॉइंट पे आपका पावर एग्जैक्टली हाफ बन जा रहा है। तो इस पावर पे जो दो फ्रीक्वेंसीज होती है, ये दो फ्रीक्वेंसीज देखो, तो ये जो दो फ्रीक्वेंसीज होती है, लाइक ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1 और ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 2। ओके, जिसपे करंट दोनों सेम है। दोनों फ्रीक्वेंसीज पे आपका करंट की वैल्यू क्या है? आई एम मैक्सिमम बाय √2 है। ओके, तो इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो होता है उसको हाफ पावर बैंडविड्थ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हाफ पावर बैंडविड्थ। At this value, the power dissipated by the circuit becomes half. From this curve in the figure, we see that there are two such frequencies, omega 1 and omega 2, other one greater and one smaller than omega 0. एक ये जो omega 1 है, ये smaller than omega 0 है, ये omega 2 greater than omega 0 है. So we may write this. तो omega 1 is equal to क्या लिख सकते हैं हम? omega 0 plus delta. अब देखो डेल्टा ओमेगा क्या है यहाँ पे, तो एक फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस डेल्टा है। दैट मीन्स ये वाली फ्रीक्वेंसी, लाइक यहाँ पे इन्होंने ओमेगा 1 लिखा है इसको, क्योंकि वो प्लस डेल्टा वाली फ्रीक्वेंसी, यहाँ से डेल्टा ओमेगा इतनी फ्रीक्वेंसी, ये जो ओमेगा 0 से ओमेगा के बीच का डिफरेंस है वो प्लस डेल्टा होगा। प्लस डेल्टा, और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी ली उन्होंने माइनस डेल्टा ली है यहाँ पे उन्होंने। ओके, सो यू विल गेट हियर टू फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, तो ये आगे चला गया। और सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है ये ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा, ये हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, यहाँ पे ओमेगा 2 है, यहाँ पे ओमेगा 1 है। ओके, तो ये दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करोगे आप, तो ये ओमेगा 0 कैंसिल हो जाएगा और इनकी सम हो जाएगी, तो इट विल बिकम 2 डेल्टा ओमेगा इज ऑफन कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। तो ये जो डिफरेंस होता है इसके बीच का, इसको बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट कहा जाता है। डोंट कंफ्यूज विद डेल्टा ओमेगा एंड ऑल दिस थिंग्स, जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट कि ये जो दो फ्रीक्वेंसी जहां पे आपका पावर एग्जैक्टली क्या होता है, मैक्सिमम पावर के हाफ हो जाता है। ये जो मैक्सिमम पावर है, ओके, उसके जो एग्जैक्टली हाफ हो जाता है पावर, तो जो उस हाफ पावर पे जो दो फ्रीक्वेंसीज मिलते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, वही आपका क्या होता है, हाफ पावर बैंडविड्थ होता है। उसी को क्या कहा जाता है, बैंडविड्थ। ओके, आपने बैंडविड्थ वगैरह टर्म सुना होगा नाम शायद, कि बैंडविड्थ एक ऐसी टर्म होती है कि आपको अगर कोई स्लोट में आपको ट्रांसमिट करना है, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रांसमिट कर पाओगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वो फ्रीक्वेंसी कभी मिलेगी ही नहीं। आपको इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी मिलती है, रेंज मिलती है फ्रीक्वेंसी की। तो आपको एक स्लोट प्रोवाइड किया जाता है कि इतनी आपकी बैंडविड्थ है, उसके बीच में आप फ्रीक्वेंसी डिजाइन करो, उसमें आप ट्रांसमिट करो, सो दैट यू कैन ट्रांसमिट योर डेटा इजीली। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे आप कभी भी कुछ ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लाइक आपको ओमेगा 0 आपकी चैनल फ्रीक्वेंसी की, इसी पे आपको ब्रॉडकास्ट करना है, बट आपको एग्जैक्टली ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम टाइम मिलेगी। हर बार आपकी सर्किट इतनी इफिशिएंट नहीं होती कि यही फ्रीक्वेंसी दे दे, तो आपको इसके नियर बाय कुछ फ्रीक्वेंसीज लेनी होती है। तो आप क्या करते हो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच की दो फ्रीक्वेंसी रेंज पूरी डिफाइन करते हो। क्यों? क्योंकि इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में जब आप ट्रांसमिट करोगे, तो आपको आधा ही पावर यूज करना है। यू नीड टू यूज ओनली हाफ ऑफ योर टोटल पावर। इसलिए इसको हाफ पावर बैंडविड्थ कहा जाता है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करोगे तो आपको ज्यादा पावर यूज करना पड़ेगा कंपेयर टू दिस टू फ्रीक्वेंसीज। इसलिए जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो मैक्सिममली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कभी ट्रांसमिट नहीं करते, दे आर फाइंडिंग सम रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड की जाती है, तो जो आपका मैक्सिमम करंट होता है उसकी एग्जैक्टली √2 वैल्यू ली जाती है, डिवाइड बाय √2 वैल्यू, उसमें आपका पावर हाफ हो जाता है, तो यू विल सेव हाफ ऑफ द पावर एंड दैट पावर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द नेक्स्ट बैंड, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, next transmission purpose. Okay, so that is why it is very important parameter. Half power bandwidth is a very important parameter for your circuit design. Okay, clear? यहाँ तक clear हो गया what is half power bandwidth? कि रेजोनेंट जो कर्व है आपका, उस रेजोनेंट कर्व में जहां पे आपका पावर हाफ हो जाता है, तो उस टाइप पे जो दो फ्रीक्वेंसी, एक लोअर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एक हायर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपकी हाफ पावर बैंडविड्थ होती है, या तो फिर उसको बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट कहा जाता है। एंड क्वांटिटी ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा इज रजिस्टर्ड एज regarded as a measure of sharpness of the curve. तो sharpness of the curve can be defined as, sharpness of the curve को मैं यहाँ पे as लिख देता हूँ, I don't know what they have denoted here. तो sharpness of the curve is nothing but ratio of omega 0 resonant frequency upon 2 delta omega, और 2 delta omega is nothing but your bandwidth, और इसको I think Q से डिनोट किया गया होगा यहाँ पे। sharpness of the curve is nothing but denoted by Q. I don't know, बट उसको शायद Q से ही डिनोट किया होगा यहाँ पे, don't know exactly. यहाँ पे Q होगा। This is nothing but the sharpness of the curve, omega 0 upon delta omega. Okay, so simply it is resonant frequency, और नीचे क्या आएगा, bandwidth. Okay, this is also called bandwidth. The ratio of resonant frequency upon ratio of resonant frequency and bandwidth is nothing but sharpness of the curve. Okay, quantity omega 0/2 delta omega is regarded as a measure of sharpness of the resonance. A smaller the delta omega, the sharper or the narrower of the resonance. अब पता है कि आप ये जो डेल्टा ओमेगा ये जितना कम होगा, ओके, उतना आपका कर्व शार्प होगा. यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस फिगर. जस्ट अ मिनट. इस फिगर में आप देख सकते हो कि शार्पनेस किसकी ज्यादा है. ओके, लाइक अगर ये होगा तो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहीं पे यहाँ पे होगी शायद. ये हाफ पावर बैंडविड्थ शायद यहीं पे होगी कहीं पे. तो इसके लिए ओमेगा 1 शायद यहाँ पे होगा और ओमेगा 2 यहाँ पे होगा. इसके लिए आई मीन मे बी यहाँ पे ओमेगा 1 होगा उसका और यहाँ पे उसका ओमेगा 2 होगा. आई डोंट नो एग्जैक्टली. तो ये उसके लिए बैंडविड्थ, ये फर्स्ट सिग्नल के लिए. अब ये सेकंड सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, तो इसका √2 वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ पे कहीं पे होगी. इट विल बी लाइक
समवेयर एट हियर, यहाँ पे कहीं पे होगी। ओके, तो इसके लिए ये जो बैंडविड्थ होगी ये होगी और ये होगी। तो आप देख सकते हो कि जो कर्व जितना ज्यादा मतलब शार्प होगा उसकी बैंडविड्थ उतनी नैरो होगी। इसकी बैंडविड्थ कम है क्योंकि ये कर्व ज्यादा शार्प है फर्स्ट कर्व। सेकंड कर्व की बैंडविड्थ ज्यादा है इसलिए वो क्या होगा, वो कम शार्प होगा। ओके, तो क्यों? क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है पर डेल्टा ओमेगा दोनों के लिए अलग अलग है। तो इसका डेल्टा ओमेगा कम है तो ये ज्यादा शार्प है, इसका ये सेकंड सिग्नल का डेल्टा ओमेगा ज्यादा है तो वो कम शार्प है। ओके, सो